रायपुर से बड़ी खबर है। गैंगस्टर अमन साहू को कोर्ट लाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। 5 दिन की रिमांड खत्म होने पर यह पेशी की गई। अमन साहू को जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया गया। कारोबारी के ऑफिस के बाहर शूटआउट मामले में एफआईआर दर्ज की गई और इसी मामले में पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया अमन साहू को। और अब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमन साहू की पेशी की गई है। 5 दिन की रिमांड खत्म होने पर अमन साहू को पेश किया गया। जेएमएफसी कोर्ट में पेशी की गई है। गैंगस्टर अमन साहू की पेशी हुई है। कारोबारी के ऑफिस के बाहर शूटआउट मामले के साथ ही साथ कई अन्य मामलों को लेकर अमन साहू से पूछताछ लगातार की जा रही है और 5 दिन की रिमांड खत्म होने पर गैंगस्टर अमन साहू को एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया गया है। और नारायणपुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। ब्लास्ट में 4 जवान घायल हो गए हैं। कुछ देर में घायल जवानों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। घायलों को लेने जिला अस्पताल से एम्बुलेंस रवाना कर दी गई है। पूरी घटना अबूझमाड़ के मोहंती में हुई है। नारायणपुर में नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है और 4 जवानों के घायल होने की खबर सामने आई है। कुछ ही देर में घायल जवानों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। घायलों को लेने के लिए जिला अस्पताल से एम्बुलेंस भी मौके पर रवाना कर दी गई है। पूरी घटना अबूझमाड़ के मोहंती जिले में हुई है। और छत्तीसगढ़ के बाद अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। मुरैना के पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हो गया। धमाके में फैक्ट्री पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। धमाके के कारण 4 से 5 मकानों में दरार भी आई है। धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और मौके पर भारी भीड़ जमा है। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू अभियान जारी है। एक सिलेंडर फटने की जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ पर शायद कुछ और सिलेंडर्स थे। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी तो मेन एक मकान है, पर आसपास के मकान भी थोड़े से हिले हुए हैं, थोड़े से कमजोर हैं। उनको भी हम लोग इवैक्यूएट करवा रहे हैं। चलिए कुछ राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर शुक्रवार देर रात अमित शाह के घर एनडीए के घटक दलों की 2.5 घंटे तक बैठक चली। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार भी शामिल हुए। इस बैठक में राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना की शिंदे गुट और एनसीपी की अजीत गुट में सहमति बन चुकी है और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 155 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। शिवसेना की शिंदे गुट 78 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और एनसीपी की अजीत पवार जो गुट है वो 55 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है। इस बैठक में छोटी पार्टियों को भी कुछ सीटें दिए जाने पर सहमति बनी है। और इधर रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार गर्माता जा रहा है। सत्ताधारी दल बीजेपी अपने उम्मीदवार का चुनाव करने में जुटी है तो दूसरी ओर कांग्रेस में स्थानीय नेता टिकट के लिए पुरजोर ताकत लगा रहे हैं। और इसी बीच पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने नामांकन फॉर्म भर दिया है। बता दें कि प्रमोद दुबे रायपुर दक्षिण सीट से प्रबल दावेदार हैं और शुक्रवार को उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैस से भी मुलाकात की थी। नामांकन फॉर्म खरीदने को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने कहा कि मैंने अपनी दावेदारी पेश की है, तैयारी करनी पड़ती है। नामांकन फॉर्म में बहुत जानकारी देनी पड़ती है और इसीलिए फॉर्म खरीदा है। मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे मौका देगी। वहीं इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने नामांकन फॉर्म भर दिया है, उन्होंने खरीद लिया है। कांग्रेस क्या कह रही है ये उनका विषय है, लेकिन इससे दिख रहा है कि कांग्रेस में आपस में कितने झगड़े हैं। बता दें कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और आपको बता दूं कि प्रमुख मुकाबला छत्तीसगढ़ में पहले भी बीजेपी कांग्रेस के बीच रहा है और इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहेगा। हालांकि दोनों पार्टियों ने अभी तक टिकट की घोषणा नहीं की, यानी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन दावेदारी दोनों तरफ से पार्टी की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से बता दूँ कि प्रमुख दावेदारों में से प्रमोद दुबे जी हैं का नाम है, जो वर्तमान में सभापति भी हैं और इन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया है। आपके नामांकन फॉर्म खरीदने के साथ ही एक चर्चा शुरू हो गई कि कांग्रेस ने आपकी टिकट फाइनल कर दी है। नहीं, नामांकन फॉर्म खरीदना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। हर लोग खरीद लेते हैं, कोई आज खरीदा, कल कोई और खरीदेगा, लेकिन वो लगभग 80 पेज की कापी, 40 पन्ने के वो होते हैं। उसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत रहती है और जटिल होती हैं
और सारे दस्तावेजों को तैयार करने में 2 से 3 दिन कम से कम लग जाते हैं। तो उसके तहत स्वाभाविक है जो आदमी चुनाव लड़ने के लिए प्रथम पायदान में अगर रहेगा तो उनको ये तैयारी तो कर ही लेनी चाहिए। प्रमोद दुबे जी हैं जिन्होंने नामांकन फॉर्म ले लिया है रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव के लिए, और इनका कहना है कि इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है क्योंकि इनका मानना है कि ये मजबूत दावेदारों में से एक हैं और न सिर्फ उन्हें सीट मिलेगी, टिकट मिलेगी, बल्कि वो जीत के भी आएंगे। और जो कांग्रेस के लिए अब तक अभेद गढ़ रहा है, जहाँ कांग्रेस लंबे समय से जीत के इंतजार कर रही है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाएंगे। आप कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। कांग्रेस क्या करती है ये उनका विषय है, पर ये सही है कि कांग्रेस में आपस में कितने झगड़े हैं ये लगातार दिख रहा है। और अब रुक करते हैं कुछ मध्य प्रदेश की खबरों का। इंदौर शहर में इस समय नाम बदलने की कवायद चल रही है। इसी कड़ी में नगर निगम के MIC ने प्रस्ताव पास कर रेजिडेंसी कोठी का नाम बदलकर महाराज छत्रपति शिवाजी कर दिया है। इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। मामले पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया और एक्स पोस्ट पर लिखा है कि महाराष्ट्र में चुनाव है, इसलिए मराठी वोटर्स को साधने के लिए इस समय नाम बदला जा रहा है, जबकि रेजिडेंसी का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाना चाहिए था। राकेश यादव ने यह कहा है कि यह सिर्फ नाम बदलने की राजनीति नहीं है। वहीं इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा है कि रेजिडेंसी का नाम सुनते ही अंग्रेज शासनकाल की याद आती है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि गुलामी के जितने भी चिन्ह हैं उन्हें बदला जाना चाहिए। इंदौर में रेसिडेंसी कोठी का नाम शिवाजी महाराज के नाम पर करने का उद्देश्य महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव मराठी वोट बैंक को साधने की साजिश रची जा रही है। अगर नीयत साफ होती तो रेसिडेंसी कोठी का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया जाता। कांग्रेस क्या कह रही है इसका फर्क नहीं है, लेकिन 200 साल इतिहास गुलामी का है। रेसिडेंसी का नाम आप सोचते हो तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के शासनकाल की याद आती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि गुलामी के जितने चिन्ह हैं उनको हमको ख़त्म करना है। और शिवाजी हमारे लिए प्रेरणा, तेज, ओज और वीर का पर्याय हैं, तो उनके नाम पे अगर कोई स्थान होगा तो हमको प्रेरणा ही मिलेगी। तो क्या जो नया नाम बदला गया है वो राजनीति के तहत बदला गया है? इसी विषय पर 3:30 बजे से थोड़ी ही देर में देखिए हमारा स्पेशल डिबेट मुद्दा गरम है रचना नितेश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की तरफ। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को हटाने की मांग अब की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के 19 विधायकों ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है और इसे लेकर विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है। विधायक कह रहे हैं कि हिंसा रोकने का एकमात्र यही रास्ता है। मणिपुर में केवल सुरक्षा बलों की तैनाती से कुछ भी नहीं होगा। तो वहीं रायपुर दक्षिण में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है और इसी कड़ी में कांग्रेस कल बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन भी करने जा रही है, जिसमें वो कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेगी। सम्मेलन में PCC चीफ दीपक बैज समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। इधर भोपाल में महिला अपराध के खिलाफ कांग्रेस ने 1 दिवसीय उपवास रखा। कार्यक्रम में पूर्व CM कमलनाथ भी शामिल हुए। पूर्व CM कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की तस्वीर आज सबके सामने है। हमारा किसान, हमारा नौजवान सब परेशान है। देश में मध्य प्रदेश को सबसे भ्रष्ट प्रदेश बना दिया गया है। प्रदेश की तस्वीर आज सबके सामने है। हमारा किसान हो, हमारा नौजवान हो, और आज मध्य प्रदेश की एक उपलब्धि है कि मध्य प्रदेश को सबसे भ्रष्ट प्रदेश पूरे देश में बना है। इधर तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पूजा करने के लिए सरस्वती विहार इलाके में जो जैन मंदिर है वहां पर गए। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ईडी केस में शुक्रवार को इन्हें जमानत मिली थी। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक वो तिहाड़ जेल में बंद थे। और सख्ती में तंत्र साधना से 2 भाइयों की मौत के मामले में एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने परिवार के अन्य 4 सदस्यों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मृतकों के भाई, 2 बहन और मां को हिरासत में लिया। मामले में चारों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है और जहर खुरानी से युवकों की मौत की आशंका भी इस मामले में जताई जा रही है। पुलिस की जानकारी के अनुसार युवकों की उंगली के नाखून को उखाड़ा गया था और सीने और पेट में चोट के निशान भी पाए गए।
तो वहीं दुर्ग शहर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब पुलिस को ही वो निशाना बना रहे हैं। वहीं शराब दुकान के पास सड़क पर नशाखोरी की शिकायत मिलने पर डायल 112 की टीम पहुंची, जहां सड़क किनारे बैठे शराबियों को जैसे ही हटने की कोशिश की गई, उनको हटाने की, तो आरक्षक पर हमला कर दिया गया। शराबी ने मारपीट करते हुए आरक्षक की वर्दी फाड़ दी। वहीं आरक्षक की शिकायत पर सिटी कोतवाली थाने में मामला भी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक व्यक्ति ने उस आरक्षक के साथ बदतमीजी की, उसके साथ शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके साथ कुछ मारपीट भी की। इसी को देखते हुए उसके विरुद्ध एफआईआर की गई और विधिवत कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। इधर जबलपुर के सिहोरा में महिलाओं से छेड़खानी की खबर सामने आई है। एक महिला ने बीएसपी के नगर अध्यक्ष के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। साथ ही परिजनों ने बीएसपी नेता का घर में घुसते हुए वीडियो भी पुलिस को दिखाया, जिसमें बीजेपी नेता सचिन वंशकार घर के अंदर आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सिहोरा थाना के मनसकरा गांव की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि 13 अक्टूबर की रात को सचिन वंशकार घर के अंदर आया और गलत नियत से महिला का हाथ पकड़ा। महिला के चिल्लाने पर उसकी जेठानी भी आई, उसके साथ भी बीएसपी नेता ने छेड़खानी की। वहीं घटना के दूसरे दिन में शिकायतकर्ता महिला की जेठानी भी लापता बताई जा रही है, जिसकी तलाश और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है। घटना वीडियो वायरल हुए जिसमें बीएसपी के जो हमारे नगर अध्यक्ष सचिन वंशकार, उनका वीडियो वायरल हो रहा है और इस संबंध में जो हमें जानकारी लगी कि सचिन वंशकार के ऊपर छेड़खानी का मामला जो है दर्ज हुआ है, तो सबसे पहले तो हमने वीडियो के आधार पे सचिन वंशकार को पार्टी से निष्कासित किया है। घर में आकर के और इनका हाथ जो है बुरी नीयत से पकड़ के खींचा गया और जब इनको कलाई में दर्द हुआ तो इन्होंने चीखें चिल्लाई और इनकी फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे इकट्ठा हो गए और उसके बाद में अगले दिन इन्होंने थाने आकर के रिपोर्ट की और जिस पर से 354 का प्रकरण जो है बीएनएस में 74 के तहत दर्ज कर लिया गया है। और जुड़े सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। भोपाल में जन अभियान परिषद सम्मेलन को सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। तो हमारा जो मूल भाव है कि उस ग्वाले के समान है जो गाय माता से दूध भी लेता लेकिन उसके बच्चे के लिए भी बचाता और गाय माता भी अपना दूध खुद चुरा के थोड़ा बच्चे के लिए बचाती। तो लेने वाला भी पेट भर ले लेकिन मूल चीज से भी बचे रहे। तो ऐसी व्यवस्थाओं के आधार पर गाँव के अंदर की जितनी अच्छाई है सबको पुनर्स्थापित, गांव का जल स्रोत अपना बने, गांव का ऊर्जा का स्रोत अपना बने, गांव में खेती किसानी को लेकर के हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर सामाजिक जन कल्याण की योजना वो कैसे पालन कर सकते हैं, खेती के प्रकार कितने प्रकार से हो सकते। अभी मैं गडकरी जी की सुन के आनंद साहब तो वो बता रहे थे कि अपने ब्राजील इजराइल इधर भी थोड़े अपने लोगों को भेजना चाहिए। तो बता रहे थे हम सोयाबीन अभी अपने खेत में कितनी होती है पर बीघा है ना, और ब्राजील में कितनी होती है 30 कुंटल प्रति बीघा। बीघा तो बराबर ही है लेकिन अगर अपने को 30 कुंटल कराना है, इजराइल की टेक्नोलॉजी से और आगे बढ़ जाती है। हमारे यहाँ बारिश कितने इंची होती है एवरेज 40, 30, 32 से तो ऊपर ही होती है और इजराइल में कितनी होती है क्या संजय जी, है ना। तो बूंद बूंद पानी को सहेजते हुए हमारे यहाँ गौ माता के दूध की बात करें तो अभी अपने यहाँ हमारी देसी नस्लों के बारे में बहुत सारी आप सबको तो क्या बताना, लेकिन इस व्यवस्था के लिए सरकार ने दो तीन निर्णय किए वो आपको बताना चाहूँ। तो जो हमारे लिए आमतौर पर चुनाव के लिए हम कोई काम करें, चुनाव 5 साल में एक बार जोरदार अभिनंदन करो। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जिन्होंने कहा हमारे देश में इलेक्शन जरूरी है लेकिन इलेक्शन से पहले नेशन भी तो जरूरी है, राष्ट्र तो जरूरी है। केवल इलेक्शन के लिए नेशन नहीं चाहिए, नेशन के लिए इलेक्शन चाहिए। और नेशन के लिए इलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, निश्चित रूप से एक बार चुनाव करा लो,
इस पार या उस पार, जो होगा हो जाएगा। लेकिन ये अलग वो अलग वो अलग, रोज रोज चुनाव कराओ, ये नाटक कहां से लाए? आपकी जानकारी, अतीत के प्रवाह में जो आज विरोध कर रहे हैं उनके बाप दादा नहीं बिगाड़े हैं, दूसरा कोई नहीं आया, नहीं तो एक साथ ही होते थे। 69 के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें ही बिगाड़ा है। और ये भी मजेदार जोरदार चीज है। मैं एक छोटा सा किस्सा सुना के मेरी बात खत्म करूंगा। हम में से कई सारे लोग यहाँ उज्जैन वाले भी बैठे हैं, मालवा के लोग भी हैं, बाकी प्रदेश के भी हैं। हाट बाजार में मैं मिडिल में था, बुधवारिया हाई स्कूल में मेरे अपना पढ़ाई करके निकल रहा था, वहीं बुधवारिया हाट लगता था सामने, स्कूल के बाहर ही। तो अपना बस्ता लेके निकला तो सामने डमरू बजाते हुए मंजन बेचने वाला था। और मंजन बेचने वाले ने कहा कि मैं ये सांप है, ये नेवला है, इधर डंडा मारे सांप को, तो वो सांप उछले, नेवले डंडा मारे वो उछले, बंदा वो बेचारा जाए कहीं नहीं, उधर टोकरी में से कहाँ जाए? तो डरा है, दिखाया कि देखो ये सांप है, नेवला, ऐसे लड़ूंगा ऐसे लड़ूंगा, ये कभी काट देगा, ये कर देगा वो कर देगा। अपने को मजा आया, चलो ये अच्छा, चलो इनकी लड़ाई देखते हैं आज। अब मैं खड़ा हो गया, धीरे धीरे करके एक आए दो आए, वो डमरू बजाते हुए धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी करी। मालूम पड़ा कि उसने 100-150 लोग से ज्यादा इकट्ठे कर लिए। और इकट्ठे करने के बाद उन्होंने कहा ये सांप नेवले को, नेवला सांप को अब देखो किसको कौन मारता बताता हूँ। और होता यही है कि नेवला जीतता है, सांप के टुकड़े कर देगा। ऐसे करते करते उसने बात अपनी जमाई। अच्छा 100-150 की भीड़ हो गई। बात करते 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 उसने धीरे से, कब पता नहीं चला क्या हुआ, और धीरे से कहा कि देखो ये नेवला काटता काहे से है? सांप को दांत से काटता है, दांत नेवले जैसे होना चाहिए। मंजन की डब्बी निकाली उसने अपनी। ये मंजन की डब्बी अगर गए तो दांत आपके भी नेवले जैसे हो जाएंगे। ऐसा करते करते किस किस के दांत खराब है, वो दांत खराब तो जीवन खराब है। ये वो अपने उसने वो सांप नेवले तो धरे रहेगा, 100-150 डब्बी बेच दी उन्होंने। आखिरी तक अपन तो मंजन वाले खरीदने वाले थे नहीं, लेकिन जिज्ञासा थी कब लड़ाई कब लड़ाई कब लड़ाई। हम तो खड़े रहे आखिरी तक, धीरे धीरे करके सब जाने लगे आखिरी तक। फिर मैं अकेला बच गया, सबसे पहले मैं ही खड़ा था। उसने इस सांप को पिटारी में बंद करा, नेवल। मैंने कहा भैया ये तो बंद कर रहे, इनको लड़ाएगा कब? तो उसने कहा भैया तुम घर जाओ, मेरे को कल फिर मंजन बेचना है। ये तुम्हारे जैसे आ जाए तो मेरे सांप मरवा देंगे। इतना गौर से कोई नहीं देखता मेरे को तो रोज मंजन बाल बच्चे पालना है। मेरे को समझ में आ गई कि कांग्रेस के लोग ऐसे ही करते, मंजन देखते। इनको अपने मूल बात से, मूल भाव से कोई लेना देना नहीं। इनके अपने कुछ भी बात जो भी कर दिया। अब बताओ संविधान का उल्लंघन किसने किया? संविधान दत्ता बताते हुए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इलाहाबाद से प्रधानमंत्री को अयोग्य घोषित किया। उनने आपातकाल लगा दिया, सभी कोर्ट के पावर खत्म कर दिए। आरक्षण का सबसे बड़ा खिलवाड़ यही हुआ। 25 साल ही तो हुए थे उस समय केवल, लेकिन 25 साल के अंदर संविधान की बैंड बजाने का काम अगर किसी ने किया तो जोरदार अभिनंदन करो विपक्ष वालों का, जिन्होंने, और अपनी सेना वालों के लिए और जोरदार ताली बजाओ। हमारे सारी सेना को, सेना, समाज और विपक्षी दलों ने डटकर विरोध किया। और इस देश में कोई दूसरी व्यवस्था नहीं बनी, समाज ने विरोध किया। और अगला चुनाव आया तो इनको धूल चटा दी, बिल्कुल औकात में ला दी। तो ये जो समाज की चेतना है, चेतना को बनाए रखना भी ये जन अभियान का काम है। हमारे स्वाभाविक गुण है, हम अन्याय के खिलाफ बोलेंगे और अन्याय होने वाली व्यवस्थाओं के खिलाफ समाज को जागृत रखना, चैतन्य रखना, उस चेतना को जगाए रखना, ये जन अभियान परिषद का काम है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज आया हूँ, आगे भी आता रहूँगा। तो हमारे बीच में ऐसे कई अभियान हैं जिन अभियानों को लेकर के आप और हम अभी योजना बनाएंगे तो कई सेक्टर में हमने आगे बढ़ने के संकल्प लिए हैं। जैसे उदाहरण के लिए दूध उत्पादन को लेकर आप अंदाज लगा लो, इस प्रदेश के अंदर
हमारे दूध उत्पादन की वर्तमान क्षमता देश के कुल दूध उत्पादन पे 9% है। तो 9% है उत्पादन की क्षमता है, कृषि उत्पादन क्षमता 25% चली गई। लेकिन जब 31% फॉरेस्ट का एरिया है तो स्वाभाविक रूप से हमारी जितनी खेती हो सकती है वो खेती तक हम पहुंच गए। लेकिन अब जो जिनके पास कोई वन ग्राम में है उनकी आमदनी बढ़ाना है तो खेती से तो नहीं बढ़ाएंगे, तो उनको दूध से बढ़वा सकते हैं, उनकी आमदनी कैसे बढ़ाएंगे। ऐसी बड़ी आबादी है जिनको इस प्रकार से जो खेती कर रहे हैं उनकी खेती की क्षमता नई टेक्नोलॉजी से विदेश से जाकर के कुछ लोगों को ट्रेंड करके वो मॉडल अपन सामने लाएं, जो हो सकता है उसको बेहतर से बेहतर करें। जल भंडारण क्षमता बढ़ाए, अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाएं, शासन की योजनाओं का नीचे तक लाभ पहुंचाए। कितने प्रकार से लाभ दे सकते हैं आज के जमाने में, वो सारे लाभ दिलाने के लिए सरकार योजना बनाती है। लेकिन सरकार की योजनाओं को बनाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूंगा। भगवान राम अपने पिताजी महाराज दशरथ के महल में आनंद से समय शिक्षा के बाद का निकाल रहे थे और बगल के जंगल में राक्षसों ने ऋषि मुनियों के हड्डी के ढेर बना दी। तो विश्वामित्र आए, उन्होंने कहा भैया महाराज मेरे को आपके बेटे चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटे क्यों चाहिए? पहले वो पास में राक्षस बहुत आतंक कर रहे हैं तो ये इनसे निपट लेंगे। ये निपट लेंगे तो ये क्या निपटेंगे? तो ये सुकुमार है, अभी तो इनने जीवन में देखा ही क्या है। हमारी सेना ले जाओ, सेना से सब निपट लेंगे। तो नहीं सेना नहीं चाहिए, ये चाहिए। और आप बड़ा कुछ अभियान हो तो मैं वो मदद कर देता हूँ। उन्होंने कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए, केवल ये मेरे को दोनों राम लक्ष्मण। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh.